हेलो। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा क्या है, 60 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे पीसीएम का। हमको पता है जैसे कि 15 जून तक एग्जाम होने नहीं वाले बोर्ड के, तो आज से लेकर 15 जून तक सारा का सारा पीसीएम का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 60 दिन के अंदर कवर करेंगे पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और पूरी थ्योरी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर्स। ठीक है, देख लो टॉपिक सब लोग सॉलिड स्टेट। चलो फिर सब लोग स्टार्ट करता हूँ मैं। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो करेंगे जो पेपर में आता है। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मेजोरिटी हम लोग वो चीज़ें करेंगे जो पेपर में आती है। ठीक, सबसे पहली चीज़ जो पेपर में आती है वो आती है एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब उसके अंदर दो चार चीज़ें हैं जो पेपर में आने लायक है, सुनना है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ जो पेपर में चैप्टर तुम लोगों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। ठीक है, मैं वो पॉइंट लिखवाता हूँ जो पेपर के अंदर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो पेपर के अंदर आता है, पहला, ग्लास इज सुपर कूल्ड। ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में आता है अगला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन amorphous and crystalline solids। डिफरेंस बिटवीन amorphous and crystalline solids। क्लियर है? ये आता है पेपर के अंदर। अब पेपर के अंदर किताब में जाओ, किताब में देखो एक टेबल बनी हुई है तुम्हारे पेज नंबर 3 पे। तो वहां पे देखो सबसे पहली चीज बात की गई है शेप की। देखो वहां पे कुछ चीजों की बात की गई है। किताब खोलो सब लोग, अपनी किताब में पेज नंबर 3 पे जाओ। तो पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी और यहाँ पे लिखी हुई है एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी। ठीक है, सारी नहीं आती, जस्ट एक बार देखेंगे इनको हम लोग। एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सारी प्रॉपर्टीज पेपर के अंदर नहीं आती, एक आधी आती है, जैसे कि एनाइसोट्रॉपी हर बार आता है लगभग पेपर के अंदर। तो सुनना आप, शेप की बात करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेट शेप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेट शेप। यहाँ पे नॉट डेफिनेट या इनडेफिनेट शेप। ठीक है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है इनका, या इनडेफिनेट शेप है। ठीक है, या फिर इरेगुलर, वर्ड में यूज किया गया इरेगुलर शेप। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि इनका फिक्स होता है मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ऐसा है कि फिक्स नहीं होता, यहाँ पे एक रेंज होती है जिस रेंज में वो चीज पिघल जाएगी। लेट्स वो रबर है, रबर क्या करोगे, जैसे कि तुम लोग क्या बोलते हो उसको हीट करना स्टार्ट करोगे, धीरे 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 क्या बोलते हैं, मतलब वो लिक्विड धीरे धीरे बनेगा। तो यहाँ पे नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और इस चीज को ऐसे भी बोला जाता है, इट गेट्स सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है किस पे, ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब एक रेंज है, जैसे कि ऐसा बोल लो कि मतलब 120 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 के बीच में। अब इसमें ये धीरे 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 सॉलिड से लिक्विड बनेगा, तो पहले थोड़ा सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होगा, फिर धीरे 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 लिक्विड बनेगा। क्लियर है? चलो आगे क्लीवेज प्रॉपर्टी किताब में देख लो, पेज नंबर 3 पर किताब में क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या बोला गया है, when cut with sharp edge tool they split into two newly generated surfaces, those are plane and smooth। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, when cut the new faces are smooth। ठीक है, और यहाँ पे जो भी कट करेंगे तो यहाँ पे जो फेस आएंगे, those are irregular shape faces, irregular शेप के फेस बनेंगे। क्लियर है? जब इनको कट करेंगे तो जो शेप बनेगा दैट इज इररेगुलर शेप। ठीक है, उसके बाद में बोला गया हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती है, यहाँ पे डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। क्लियर है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहला था डेफिनेट शेप, इरेगुलर शेप, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, not sharp melting point, it gets softened over range of temperature, when cut they form face which are smooth। यहाँ पे irregular shape के फेस बनेंगे,
डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन या नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये इनके क्या है डिफरेंसेस हैं। तो पेपर में एक आधे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। एक डिफरेंस जो मैंने छोड़ा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी, ठीक है। अब ये चीज मैं समझाता हूँ कि एनाइसोट्रॉपी क्या है और आइसोट्रॉपी क्या है, इस चीज पे थोड़ा गौर करते हैं, आ जाए। तो भाई सबसे पहली चीज, व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी, व्हाट इज आइसोट्रॉपी, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि जो क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर है वो कैसे रहते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं। लेट्स सपोज, मान लो एक क्रिस्टल है जिसमें दो टाइप के हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, दो टाइप के क्रिस्टल्स हैं ना। क्रिस्टल के अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक स्क्वायर और एक ये सर्कल वाले, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूंगा, मैं अगर इस तरीके से देखूं इस डायरेक्शन में, तो देखो अल्टरनेट क्या आ रहा है, एक सर्कल आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, सर्कल आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से गया इस डायरेक्शन में, तो क्या आ रहा है, सारे के सारे सर्कल आ रहे हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहे हैं, क्लियर। और अगर मैं ऐसे गया तो भी एक सर्कल एक स्क्वायर, एक सर्कल एक स्क्वायर आ रहा है। मीन्स जैसे ही मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया तो जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट भी चेंज हो गया, जिसके कारण प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। देखो वर्ड होता है आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, ठीक है। हम लोग पिछले साल से पढ़ते आ रहे, गैसियस स्टेट वाले ने पढ़ा था आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। तो आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपी का मतलब होता है प्रॉपर्टी। आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपी का मतलब होता है प्रॉपर्टी। आइसोट्रॉपी मतलब सेम प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं बोलूं एन आइसोट्रॉपी, तो एन आइसोट्रॉपी इसका अपोजिट हो गया। एन आइसोट्रॉपी क्या हो गया, इसका अपोजिट। अच्छा, आइसोट्रॉपी का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में गया तो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इसमें गया तो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इसमें गया तो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, क्लियर है। तो अब देखो किताब में तुम्हारे लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। तो भाई एनाइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन क्या हो गई, एनाइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन हो गई कि some properties shows different values when measured along different directions, ठीक है। एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि सम प्रॉपर्टी शोज डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, क्लियर है। एग्जांपल, रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है सब लोग। और ये कौन शो करते हैं, दिस प्रॉपर्टी शोन बाय, दिस property is shown by crystalline solids, क्लियर है। एनाइसोट्रॉपी मतलब some property shows different values when measured along different directions. Example, resistance, refractive index. This property is shown by crystalline solids. जिसको लिखना लिख सकता है जल्दी से। चलो भाई आगे देखते हैं। तो जो चैप्टर का मेन मुद्दा है वो हमारा वो है अबाउट, क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है। इसके अलावा जो भी टॉपिक है तुम्हारे मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, ठीक है, वो सब पेपर के अंदर नहीं आते। क्यों, वो सब हमारे इनऑर्गेनिक में पूछ ले जाते हैं। ऑर्गेनिक में वो सॉरी ये फिजिकल में सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में जनरली पेपर के अंदर नहीं आते वो, क्लियर है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन होती है वो होती है क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन होती है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ 3D इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस,
ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। क्लियर है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D space is known as crystal lattice। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3D स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जो रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का 3D में, दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। ये कैसा भी हो सकता है। लेट्स सपोज, जैसे कि मानो मैंने बोला एक क्यूब है, क्यूब है नहीं, मैंने पहले पार्टिकल्स को नोटिस किया कि पार्टिकल्स कैसे हैं, तो पार्टिकल्स ऐसे बैठे हुए थे और फिर मैंने इमेजिनरी लाइंस बना दी इनके बीच में। ठीक है, पार्टिकल्स ऐसे बैठे हुए थे और उसके बाद में मैंने क्या बना दी, इमेजिनरी लाइन बना दी, तो बन गया हमारा क्रिस्टल लैटिस। समझा क्या सबको? हाँ भैया। ठीक है, ऐसे और बनाते हुए चल जाएंगे, क्रिस्टल लैटिस बनते हुए चल जाएगा। अब बात आता है कि यूनिट सेल क्या होता है, तो ध्यान देंगे आप सब लोग। प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलो या प्राइमरी सेल बोलो, बात ही एक है। मैंने बोला प्रिमिटिव सेल या फिर यूनिट सेल या फिर प्राइमरी सेल, बात एक ही है। बायो में सेल का मतलब क्या था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने लैटिस बनाया। ठीक है, लैटिस क्या है कि जो ऐसे पार्टिकल्स अरेंज्ड है, ऑलरेडी पार्टिकल्स आपस में अरेंजमेंट में ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में पर्टिकुलर कोई ऐसा बॉन्ड मतलब लाइन नहीं होती है, वो नेचर में होते हैं। बस हम लोग उनके बीच में मतलब वो जैसे कॉन्स्टलेशन नहीं होता स्टार्स के, भाई एक रेगुलर फिगर पे है, हमने उनको ज्वाइन कर दिया सबको, तो एक अरेंजमेंट बन गई। हाँ कि ना? तो सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, हमने क्या किया, उनके बीच में क्या बना दी, कुछ लाइंस बना दी जो कि इमेजिनरी है। और ऐसी अगर हम लोग अपनी इमेजिनेशन को आगे जोड़ते हुए चले गए, तो हमारा रेगुलर अरेंजमेंट बन जाएगा। हाँ कि ना? अब इसका जो एक पार्ट है, देखो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट बन गया, इसका जो एक पार्ट है ये, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है? दैट इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। मींस सारे के सारे पार्टिकल कहां पे बैठे हुए हैं? कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। सारे के सारे पार्टिकल कहां पे बैठे हुए हैं? कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। तो व्हेन ऑल द पार्टिकल्स are located at the corners, when all the particles are located at the corner of a unit cell, then it is known as primitive unit cell, known as प्राइमरी यूनिट सेल बोलो या प्रिमिटिव बोलो, एक ही बात है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, when all the particles are located at the corner of a unit cell, then it is known as primary or primitive unit cell. अच्छा, what is unit cell? तो भाई यूनिट सेल क्या है? तो the fundamental unit of this, the smallest unit of the crystal lattice, the smallest unit of crystal lattice, the smallest unit of crystal lattice is known as unit cell. क्लियर है? जिसको लिखना है लिख सकता है जल्दी से। तो भाई जो हमारे पेपर में आते हैं वो वाले यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पेपर में जनरली हमारे पास में 3 यूनिट सेल आते हैं, बीसीसी, एफसीसी और एक प्राइमरी यूनिट सेल। 3 सेल आते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और प्राइमरी यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा होते टोटल कितने हैं? होते हैं टोटल 4 टाइप, मतलब होते तो बहुत सारे टाइप है,
बट जनरली एक और टाइप है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। अब देखो किताब के अंदर अगर हम लोग जाएंगे ये पेज नंबर कितने पे, किताब के अंदर जाएंगे हम लोग पेज नंबर 8 पे, तो देखो वहाँ पे बहुत सारे यूनिट सेल बना रखे हैं तुम्हारे। एक बना रखा है क्यूबिक बना रखा है, ठीक है। उसके अलावा टेट्रागोनल बना रखा है, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। बेसिकली टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं? 6 पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर होता है ए बी सी, ए बी सी, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबिक सेल, ठीक है। उसके अलावा पैरामीटर होते हैं 3, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। लेंथ और ब्रेथ के बीच में एंगल कितना है, ब्रेथ और हाइट के बीच में एंगल कितना है, एंड लेंथ और हाइट के बीच में एंगल कितना है। आई रिपीट, टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, अल्फा ए बी सी, अल्फा बीटा गामा। ए बी सी इज लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अल्फा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, बीटा इज एंगल बिटवीन ब्रेथ एंड हाइट, एंड गामा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड हाइट। क्लियर है? अब जैसे जैसे ये मेरे चेंज होते जाएंगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट मेरी चेंज होती जाएगी, मेरा क्यूबिक मतलब जो प्राइमरी सेल है वो मेरा चेंज होता जाएगा। क्लियर है चीज? अब सुनना यहाँ पे, हम लोग को सिर्फ डिटेल में एक पढ़ना होता है, दैट इज क्यूबिक। अब देखो वर्ड है क्यूबिक, क्यूबिक से मतलब क्या है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होगी, सेम होगी, और इनके जो बीच के एंगल होंगे दोज आर 90 90 90 90, यहाँ पे 90 और ये भी 90। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 एंड ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हम लोग को सिर्फ इस टाइप के यूनिट सेल पढ़ने, दैट इज क्यूबिक सेल। इसलिए हमारे जितने भी नाम होते हैं वो इस टाइप के, प्राइमरी क्यूबिक सेल, ठीक है, फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्यों? क्योंकि सारे के सारे हमारे क्यूबिक सेल है। इसी में अरेंजमेंट देखना हम लोग को कि पार्टिकल्स अरेंजमेंट किस तरीके से है, बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ लोगे कि टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक ये सब किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि 1 मार्क्स के लिए जो टेबल है तुम्हारी, ये जो है ना, क्यूबिक ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 फॉर दिस, फिर टेट्रागोनल के लिए ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। बट ये फिजिबल नहीं है कि भाई इतना लंबे तुम क्या बोलते हैं याद करो टेबल 1 मार्क्स के लिए। आज तक बहुत रेयर क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर। क्लियर है? चलो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। मेन मुद्दा हमारा टॉपिक अगला, दैट इज कि प्रिमिटिव मतलब कितने टाइप के सेल्स होते हैं, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं या फिर यूनिट सेल भी बोलते हैं, प्राइमरी सेल। इसमें क्या होता है कि ऑल एटम्स आर प्रेजेंट, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, दिस इज प्राइमरी सेल, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि 8 तो कोनों पे होंगे, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, 8 एटम्स आर एट कॉर्नर, ठीक है। एंड वन एटम एट एवरी फेस। क्लियर है? 8 एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और बाकी एटम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फेस पे प्रेजेंट होंगे। अपनी किताब खोल के रखो, किताब में देखते जाओ वहां पे। उसके बाद होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है भाई कि 8 एटम्स आर प्रेजेंट, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ठीक है। एंड one atom is present at the body center पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ये हो गया बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। उसके अलावा हमारे पास में एक होता है एंड सेंटर्ड, दो रुकना, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है
कि 8 atoms are present at the corner. 8 atoms are present at corner and 2 atoms are present at the opposite face of one pair, at the opposite face of one pair. ठीक है, इसका मीनिंग क्या समझना है. अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेल की, तो लेट सपोज ये मेरा था ऐसे, ठीक है. कहां पे प्रेजेंट है एटम? तो एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर. कॉर्नर मतलब एक यहां पे प्रेजेंट होगा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8. इस तरीके से प्रेजेंट होंगे मेरे एटम्स. 8 के 8 कॉर्नर पे एक प्रेजेंट होगा. फिर मैंने बोला फेस सेंटर. फेस सेंटर में कैसा होगा, ध्यान देना यहाँ पे सब लोग. फेस सेंटर में ऐसा होगा कि ये मेरा है, ठीक है. तो पहले तो 8 प्रेजेंट होंगे कहां पे? कॉर्नर पे. अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वां यहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है. एक 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वां यहां पे प्रेजेंट होगा. इसके अलावा एक इस वाले फेस पे प्रेजेंट होगा, एक नीचे वाले फेस पे 2, एक राइट वाले पे 10, एक इधर 11, एक पीछे वाले फेस पे 12 और एक जो आगे वाला फेस है 13. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे के पूरे प्रेजेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पूरे के पूरे ही प्रेजेंट है इसके अंदर. थोड़े पीछे जाएंगे, थोड़े बाहर निकलेंगे, एक जो 4 से शेयर होगा या 8 से शेयर होगा या फिर 2 से शेयर होगा, वो बाद की बात है. बट इसके ऊपर टोटल 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और 4 फेसेस के ऊपर 6 फेसेस पे प्रेजेंट होंगे. क्लियर है? मीन्स अपना जो रूम है वो रूम देखो भाई, 8 कॉर्नर होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, चारों पे एक एक ऐसा मान लो कि एक स्फेयर रख दिया तुमने. इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस पे एक एक होगा, ठीक है. अगर मैं उसके आगे की बात करूं, ध्यान देना आप सब लोग, उसके आगे की बात करूं, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल. तो बॉडी सेंटर में क्या होगा कि लेट सपोज ऐसा है मेरे पास में बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में, तो पहले तो 8 कॉर्नर पे एक एक होगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच बैठा होगा. मीन्स अगर ये तुम्हारा रूम है पूरा, तो 8 कॉर्नर पे एक एक होगा, 4 कॉर्नर ऊपर के, 4 कॉर्नर नीचे के, और एक रूम के बिल्कुल बीचों बीच बैठा दो एक. क्लियर है? एक वहां पे आ जाएगा. एंड सेंटर की बात करता हूँ, तो ध्यान देना आप. एंड सेंटर में क्या होता है, लेट सपोज ये मेरा क्यूबिक सेल है, ठीक है. अब 8 कॉर्नर पे पहले तो एक एक होगा, तो ये रहे 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8. और कोई भी दो अपोजिट फेस ले लो, कोई भी दो अपोजिट, जैसे कि मैंने ये ले लिया, अपोजिट फेस वालों को दूसरा कलर देता हूं मैं. जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, एक ऊपर वाला फेस और एक नीचे वाला फेस, इन पे होगा, या फिर इन दोनों साइड वाले पे हो जाएगा, या फिर पीछे वाले पे आगे वाले पे. इट्स लाइक अगर तुमने तुम्हारे घर के देखो 8 कॉर्नर पे एक एक है, ऊपर वाले पे एक रखा और एक रखा नीचे वाले पे, तो एक इस फेस पे है, एक इस फेस पे. फेस मतलब ये जो दीवार जा रही है तुम्हारी, जो ये रूफ जा रही है और जो तुम्हारी नीचे फर्श जा रही है, एक ऊपर रखा और एक नीचे रखा. क्लियर है? एडजेसेंट पे नहीं आना चाहिए. ऊपर और नीचे आ गया तो ना इस पे आ सकता, ना इधर आ सकता, ना आगे वाली दीवार पे, ना पीछे वाली दीवार पे. क्यों? क्योंकि इसका एडजेसेंट हो जाएगा. अगर तुमने इधर रखा है तो फिर तुम इधर रख सकते हो. क्लियर है? फिर बाकी किसी दीवार पे नहीं. मीन्स 8 कॉर्नर पे एक एक एटम होगा और अपोजिट पेयर ऑफ फेसेस पे एक होगा. क्लियर है? जिसको लिखना लिख सकते हैं जल्दी से. तो भाई जो हमारा मुद्दा है वो क्या है, हम लोग को पढ़ना है 3 चीजों के बारे में. किस किस के बारे में? एक पढ़ना है प्राइमरी के बारे में, एफसीसी के बारे में, बॉडी सेंटर के बारे में. एंड सेंटर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना आता, सिर्फ इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आता है. जब हम लोग टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात करते हैं ना, तब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. बाकी सब क्वेश्चन किसके ऊपर आते हैं? प्राइमरी, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर. ठीक है, चलो अब इनकी बात करते हैं एक एक करके. तो हम लोग को 3 चीज़ें निकालनी है.
एक निकालनी है कि रैंक, दूसरी ए और आर, मतलब एज लेंथ और जो क्यूब की लेंथ है उसका क्या, एज लेंथ का और रेडियस ऑफ एटम, इन तीनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन क्या है, और तीसरा पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकते हो। ये चीज़ें हमको निकालनी है, ठीक है। पेपर के अंदर प्रूफ करने को बिल्कुल आ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं करता हूँ किसके लिए, प्राइमरी यूनिट सेल, ठीक है। प्राइमरी यूनिट सेल। अच्छा, प्राइमरी यूनिट सेल समझने से पहले एक चीज़ समझो, किताब के अंदर अगर तुम लोग डायग्राम देखोगे, पेज नंबर किस पे, पेज नंबर 20 पे, किताब के अंदर पेज नंबर 20 पे डायग्राम देखोगे, तुमको एक चीज़ समझेगी कि जो क्यूब के अंदर जो ये एटम्स या पार्टिकल्स बैठे होते हैं, ये कभी भी ऐसे ऐसे दूर दूर नहीं बैठे होते। इट्स लाइक जैसे कि जैसे मैंने बनाया, ये क्यूब बनाया मैंने, ठीक है, तो ये क्यूब बनाया मैंने, ठीक। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो पार्टिकल्स बैठे होंगे वो ऐसे बैठे होंगे, एक पार्टिकल इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होता। पार्टिकल्स जब बैठे होंगे ऐसे पूरे पूरे, तो वो ऐसे दिखाई देंगे तुमको, क्लियर है, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे ऐसे। ये पूरे में पार्टिकल बैठा हुआ है एक, तो इस पूरे में एक पार्टिकल बैठा हुआ है, सेम चीज यहां पे एक पार्टिकल बैठा हुआ है, यहां पे एक पार्टिकल बैठा, ठीक है। इसी का एक पार्ट यहां तक जा रहा है और ये यहां से आ रहा है, ठीक है। फिर सेम चीज ये ऐसे जा रही है और ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे यहां पे, ठीक है। फिर यहां से ऐसे, ऐसे, तो ये पार्टिकल्स मेरे बैठे हुए हैं यहां पे ऐसे, ठीक है। मतलब हर एक कॉर्नर पे एक एटम बैठा हुआ है। अब खुद सोच के देखो, तुम्हारे अगर घर की मैं बात करूं, तुम्हारे रूम की, एक कॉर्नर कितनों से शेयर हो रहा है, एक तो तुम्हारा रूम, भैया माइक म्यूट है आपका। ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं, देखो एटम है, एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे 8 एटम्स बैठे हुए हैं, यूनिट सेल है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे 8 एटम बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी यूनिट सेल। अब बोलने की बात ये है कि यूनिट सेल के अंदर कभी भी जो पार्टिकल्स होते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं बैठे होते, ये एक दूसरे से टच रहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस कॉर्नर की बात करूँ, तो इस कॉर्नर पर टोटल 8 एटम है, कैसे, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स तुम्हारा रूम है तो 1 2 3 4, पीछे 5 6 7 और एक इधर 8, टोटल 8 कॉर्नर है, तो टोटल 8 एटम बैठे हुए हैं। लेकिन हर कॉर्नर का पूरा पूरा एटम अंदर नहीं आ रहा, उसका कुछ हिस्सा अंदर आ रहा है। कैसे, समझो, तुम्हारे घर का, तुम्हारे रूम का ये वाला जो कॉर्नर है कितने हिस्से शेयर हो रहा है, मानो एक रूम ये है, इसके बाजू वाला जो कमरा है उससे वो कॉर्नर शेयर हो रहा है। अगर मान लो हमारे घर के ऊपर होता और उस घर के भी ऊपर होता, तो वो कॉर्नर हम मतलब ये कॉर्नर जो है उनका नीचे वाला कॉर्नर होता, हमारा ऊपर वाला होता, टोटल 4 से शेयर हुआ, 2 इधर 4। और ऐसी बिल्डिंग के अगर बाजू में बना दो, इट्स लाइक जैसे कि ये है, ये बना दिया मैंने कॉर्नर, ये कॉर्नर कितने से शेयर हो गया, 4 से। बट एक चीज सोचो, इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया तो ये कॉर्नर कितनों से शेयर होगा टोटल, तो ये कॉर्नर टोटल 8 से शेयर होगा भाई, 4 पीछे वाले और ये 4 आगे वाले, ये कॉर्नर कितना शेयर होगा टोटल 8 से। देखो जैसे कि ये नीचे वाला कॉर्नर है आपने, ये नीचे वाला कॉर्नर हमारा रूम, हमारे बाजू वाला रूम 2, इसके आगे वाला रूम 3 और उसके आगे वाला रूम 4, और ऐसे 4 नीचे मानो उनका ऊपर वाला फेस होगा ये, तो टोटल 8 से शेयर होगा। क्लियर है, मतलब एक कॉर्नर जो होता है वो टोटल 8 से शेयर होता है। अब एक चीज समझना, रैंक, रैंक का मीनिंग क्या होता है, रैंक को डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बोल लो या पार्टिकल्स बोल लो या आयंस बोल लो, इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आते हैं
उसको हम लोग बोलते हैं रैंक। अब इसकी रैंक कितनी है, प्राइमरी यूनिट सेल है, इसकी रैंक कितनी है, तो भाई टोटल कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो नंबर ऑफ एटम्स एट ईच कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम्स एट ईच कॉर्नर इज इक्वल टू 1। टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज इक्वल टू 8। तो टोटल कितने हो गए, देयरफॉर रैंक इज इक्वल टू, हर एक कॉर्नर से कितना पार्ट अंदर आता है, 1/8 इंटू एक कितना है, 8 कॉर्नर है और हर एक पे एक बैठा हुआ है, तो 8 इंटू 1/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब हर एक कॉर्नर से 1/8 पार्ट अंदर आता है। कितना अंदर आता है, 1/8 पार्ट, और टोटल कॉर्नर कितना है, 8। तो टोटल रैंक कितनी आ गई इसकी, 1। तो Z इज इक्वल टू 1। क्या क्लियर है बात सबको, क्लियर है? चलो अगर मैं आगे की बात करता हूं, देखो इसको बोलते हैं एज लेंथ, एज लेंथ का मतलब होता है कि जो क्यूब है उसकी एज कितनी है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, एटम का रेडियस कितना है, इन दोनों के बीच में हमको निकालना है रिलेशन। खुद सोचो, एक टोटल लेंथ 2a के अंदर 2a इज इक्वल टू r, तुम फिर बाद में नाम दे देना इनको, इसको नाम दे देना a, इसको नाम दे देना b, इसको नाम दे देना c। देन यू कैन से ab इज इक्वल टू twice of bc, therefore a is equal to 2r, therefore r equal to a by 2। ठीक है, या a equal to 2r बोल लो या r equal to a by 2, बोथ आर द रिलेशन। ठीक है, ये हो गई। फिर आता है पैकिंग एफिशिएंसी, या जिसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, कुछ भी बोल लो। तो अगर मैं बोलता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी, ध्यान देना यहाँ पे, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं पहले। पैकिंग PACKING, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे ये डब्बा है एक टाइप से, उसके अंदर कुछ आइटम्स रखे हुए हैं, इसके अंदर खाली स्पेस भी तो बची हुई है। ये जितनी बची हुई है यहाँ पे, ये जो बीच बीच में ये बची हुई है, ये पूरी की पूरी क्या है, खाली स्पेस तो है। ये पूरी खाली स्पेस है, आगे ना, ये पूरी खाली स्पेस है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर कुछ भी आइटम नहीं है। इट्स लाइक एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर फुटबॉल्स डालना स्टार्ट कर दो, क्या पूरी की पूरी स्पेस एक्वायर हो जाएगी, आंसर है नहीं। कुछ ही स्पेस भरी जाएगी, बाकी स्पेस बच जाएगी। तो हम लोग को निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, का फॉर्मूला क्या है, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, occupied by particles upon total volume of cube, क्लियर है? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये आ गई तुम्हारी पैकिंग फ्रैक्शन की, पैकिंग एफिशिएंसी की या पैकिंग फ्रैक्शन की फॉर्मूला। तो दैट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। भाई टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या जिसको तुम बोल सकते हो रैंक। दैट इज रैंक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कितना, कि जितनी रैंक है, तो दैट इज रैंक इनटू भाई कितने, एक का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू रैंक, दैट इज Z इनटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, दैट इज 4/3। भाई स्फेयर है ना, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब। समझ में आई क्या ये बात? ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो भाई जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू z की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी, 1 आएगी, इनटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r। भाई r की वैल्यू कितनी है, a/2 है, तो उसका क्यूब कितना हो जाएगा, तो a क्यूब डिवाइडेड बाय 8 होल डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो a क्यूब मतलब a क्यूब को a क्यूब रहने दो, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो ये आ गया तुम्हारा जो भी आएगा। अब ये जो आता है, ये आता है 0.524 के करीब, लगभग ये नंबर आता है 0.52, अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो ये आता है 0.5236। क्लियर है? तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू
0.524 अब कोई परसेंटेज में पूछेगा तो क्या आंसर दोगे? तो भाई इसको कर दो इंटू 100, ये आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। ये क्या आ गया? पैकिंग फ्रैक्शन। कोई बोलेगा पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी इज देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। ठीक है, तो दैट इज, अगर इसको इंटू 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 52.4%। बोलने का ये मतलब है कि इस क्यूब के अंदर का सिर्फ 52.4% जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई किया जाता है, बाकी वॉल्यूम वेस्ट जाता है, वो ऑक्यूपाइड नहीं होता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पेस होती है। क्लियर है? लिखेंगे इसको जल्दी से। तो भाई अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज, ये सेम काम हम लोग को करना है किसके लिए? एफसीसी के लिए। अब तुमको क्या क्या चीजें याद रखनी है? एक तो ये याद रखना है R इज इक्वल टू A/2 रिलेशन जो आता है, ये कैसे आया, एक ये कैसे प्रूफ किया, और पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालना है। अब इसकी वैल्यू स्कूल में बैठ के निकालनी नहीं है, इसको जस्ट याद करके रखना है। किसके लिए कितना आता है? 0.524 आता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 52.4%। ठीक है, अब हम लोग को किसके लिए करना है? सेम काम हम लोग को करना है किसके लिए? पहले करते हैं किसके लिए? फेस सेंटर के लिए। ठीक है, उसके बाद करेंगे बॉडी सेंटर के लिए। चलो आ जाओ, तो फेस सेंटर के लिए करते हैं, ध्यान देंगे आप सब। ठीक है, तो फेस सेंटर के लिए सबसे पहले बनाते हैं हम लोग क्यूब। तो फेस सेंटर में कैसा होता है भाई कि लेट्स सपोज ये मेरा क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है, तो हर एक फेस पे एक एक एटम बैठा होता है। हर एक फेस पे पहले तो एक एटम बैठा होता है, तो जैसे कि एक एटम फेस पे यहाँ बैठा होगा। ठीक है, एक एटम फेस पे यहाँ कहीं बैठा होगा, गोल सा ऐसे। ठीक है, फिर एक यहाँ कहीं बैठा होगा फेस पे, ये फेस पे बैठे होते हैं एटम्स। तो अब एक चीज सोचो, अगर कोई एक एटम फेस पे बैठा हुआ है तो वो कितने एटम से शेयर होगा, कितने यूनिट सेल से शेयर होगा? तो अगर ऐसा मानो कि तुम्हारे घर के दीवार के इधर पे एक बॉल है, उसको जब बीच में से कट होगी वो, तो आधी बाजू वाले कमरे में जाएगी और आधी हमारे कमरे में आएगी। हाँ कि ना? इट्स लाइक एक दीवार है, ये दीवार है, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है ऐसे, तो जब ये बीच में से कट होगी दीवार, तो आधी इधर जाएगी आधी उधर जाएगी। तो जो भी एक एटम फेस पे रखा हुआ होता है वो रूम के कमरे के अंदर कितना आता है? हाफ आ पाता है। अब बाकी एटम्स जो हैं वो ऐसे रखे होंगे, बाकी एटम्स आर एट द कॉर्नर्स। जो बाकी एटम्स है ना वो कॉर्नर पे रखे हुए हैं ऐसे। क्लियर है कि बाकी एटम्स कॉर्नर पे जैसे पहले से थे। ठीक है, थोड़ा ऐसे बना लेना। ठीक है, पेपर में डायग्राम नहीं आएंगे, ये मत सोचना पेपर में डायग्राम आएंगे तो बनाने हैं, पेपर में डायग्राम नहीं आते ही वाले। तो ये हो गया ऐसे। क्लियर है? अब हम लोग को करना क्या है? सबसे पहले तो निकालनी है इसकी रैंक। तो कुछ सोचो, रैंक कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स एट ईच कॉर्नर, तो नंबर ऑफ एटम्स एट ईच कॉर्नर that is equal to 8. Number of atoms at each face, is sorry, number of atoms at corner लिखो, each मत लिखना, and number of atoms at face 6 फेस है तुम्हारे पास में, और कितने कॉर्नर है तुम्हारे पास में? 8 कॉर्नर है। तो टोटल 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है और 6 के 6 फेसेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसका अंदर कितना पार्ट आएगा? तो उसका अंदर आएगा 1/8 पार्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स या कंट्रीब्यूशन बाय, इसको कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो तुम लोग, कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स एट कॉर्नर, जो कॉर्नर पे हैं उनकी वजह से कितना कंट्रीब्यूशन होगा? भाई एक की वजह से होता है 1/8, टोटल कितने हैं? 8 है, तो टोटल आ गया 1। एंड कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स एट कहाँ पे? फेस पे, दैट इज इक्वल टू, हर एक का हाफ आएगा, क्योंकि जब एक को डिवाइड करोगे, एक पूरा स्फेयर है उसको डिवाइड करो, आधा इधर आएगा आधा इधर, तो हाफ इंटू टोटल कितने फेस है? 6, तो कितना आ गया? 3।
Therefore rank is equal to, therefore rank Z is equal to total number of atom 1 plus 3, तो रैंक की वैल्यू होगी 4। क्लियर है बात? क्लियर है क्या? अब मैं आगे की बात करता हूं। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन ए एंड आर। तो भाई सिंपल सी बात है, ये ए है मेरा, ये क्या है मेरा ए, एज लेंथ जिसको बोलते हैं, ये भी क्या है मेरा इतना ए, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये भी ए है, और ये क्या है मेरा आर, ये है मेरा आर, ये है आर, और ये है आर। क्लियर है? ये मेरे आर 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 है। क्लियर है? आर 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 आर। देखो ये फेस है, फेस के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ है, एक इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, एक इस कॉर्नर नीचे पे रखा हुआ है। तो यहाँ से रेडियस आर आएगा, फिर एक ये जो सर्कल है इसके दो रेडियस आर आर। इट्स लाइक जैसे कि अगर ये मेरा फेस है यहाँ पे, ठीक है, तो एक सर्कल का पार्ट इधर आ रहा है, एक सर्कल इधर बन रहा है, एक इधर, तो इसका रेडियस आर हो गया, इसके दो रेडियस लगेंगे क्योंकि डायमीटर है, और इसका रेडियस आर, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 4r। ये सामने वाला फेस है, ये लंबाई ए है, ये लंबाई ए है। तो पहले ये वाली जो लंबाई है इसको निकालना पड़ेगा, किसकी टर्म्स में? ए की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। हम निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, मैं नाम क्या दे देता हूँ भाई, मैं इनको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ सी। ए बी सी नाम दे दिया मैं। क्लियर है? अब मैं इसके लिए बोल सकता हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, इनके बीच में रिलेशन, एज लेंथ और एटम के रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे ए बी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। लिख सकता हूँ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है भाई, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मतलब ए स्क्वायर, बी सी मतलब ए स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ए सी कितने के बराबर है, 4r के बराबर है, तो 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो कितना बच गया भैया, दैट इज 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो दैट इज 8r स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू 2√2r। एक तो या तो ये बोल सकते हो तुम लोग, या तो बोल सकते हो r इज इक्वल टू a बाय 2√2, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है? दोनों बात एक ही है। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं आगे की बात करूं, ध्यान देंगे यहाँ पे, आगे की बात करूं, मेरे को क्या निकालना है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कि कितनी स्पेस इसके अंदर ऑक्यूपाइड है इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, पैकिंग एफिशिएंसी, ध्यान देना आप सब लोग, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन लिख लेते हैं पहले, या पैकिंग एफिशिएंसी लिख लो। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, टोटल या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड लिखो, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। क्लियर है? चलो, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। भाई कितने आइटम है, रैंक कितनी है 4, तो ये लिखा है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एक का कितना है टोटल वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। भाई टोटल वॉल्यूम इस क्यूब का कितना है, ए क्यूब, तो ए क्यूब इंटू किससे करना पड़ेगा, 100 से। ठीक है? तो कितना आ गया भाई, 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब इसका क्यूब। अब इसका क्यूब करूँगा तो कितना आएगा, ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2√2 का क्यूब करो भाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16√2 डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया। अब ये जो भी है 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 कट गया। अब जो भी है इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो पूरा का पूरा जो आंसर आता है किताब में जो दिया हुआ है, दैट इज 0.74। इसको इंटू 100 कर दोगे तो ये लगभग आता है 74%। तो तुम्हारी जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है किसके अंदर,
फेस सेंटर्ड सेल के अंदर, दैट इज 74%। लिखेंगे इसको जल्दी से। अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, आगे की बात करने से पहले एक बात और, अगर तुमको HCP बोला हो, HCP हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग या फिर CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों का ही मतलब होता है FCC। क्लियर है? HCP बोला हो या CCP बोला हो, दोनों का ही मतलब क्या होता है FCC। तो अगर पेपर में HCP CCP आए तो फॉर्मूले किसके लगाने हैं तुम लोग को? सारे के सारे FCC के ही फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, चलो आगे की बात करता हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब अगला आता है हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हम लोगों ने पहले देखा प्राइमरी क्यूबिक सेल, उसके बाद देखेंगे उसके फेस सेंटर देख लिया, अब देखेंगे हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, समझना है यहाँ पे एक चीज, क्या होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, समझना है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं BCC। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, बाकी बॉडी के कॉर्नर पे एक होगा, सॉरी बॉडी के सेंटर पे एक होगा। इट्स लाइक जैसे कि मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। ये रहा मेरे पास में, ठीक है, एक कहाँ पे होगा, 8 कॉर्नर पे होंगे। तो पहले 8 कॉर्नर पे बनाते हैं भाई, या एक पहले बॉडी के सेंटर पे होगा, तो पहले एक बॉडी के सेंटर पे बनाते हैं। ध्यान देना आपसे, बॉडी के सेंटर पे कैसे होगा, तो अंदर की ओर होगा, बॉडी में अंदर की ओर होगा ये पूरा। ठीक है, बॉडी में अंदर की ओर होगा। उसके अलावा 8 कॉर्नर पे होंगे। कैसे? एक इस कॉर्नर पे होगा, एक इस कॉर्नर पे, 2 3 4 5 6 और एक ऐसे पीछे 7 और एक इधर 8। क्लियर है? 8 कॉर्नर पे होगा और एक बॉडी के सेंटर पे होगा। क्लियर है? अगर इसका एक डायग्राम बनाऊं, किताब के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ध्यान देना आप सब लोग। ठीक है, क्यूब ऐसा कुछ बना रखा है। चलो पहले निकाल लेते हैं, रैंक निकाल लेते हैं इसकी, उसके बाद की बात करते हैं। तो भाई जो बॉडी के सेंटर पे है वो तो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर आएगा, और 8 कहाँ पे दिए हुए? कॉर्नर पे दिए हुए। तो बॉडी के अंदर जो पूरा का पूरा आएगा, मैं मिटा रहा हूँ इस डायग्राम को, दूसरा बनाएंगे फिर। ठीक है, एक तो पूरा बॉडी के अंदर है और बाकी 8 कॉर्नर पे। तो मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, या टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 1। 8 कॉर्नर पे है, एक बॉडी के सेंटर पे है। देयरफॉर contribution by atoms at corner that is equal to 8 into 1 by 8 equal to 1, and their contribution by atom at body center that is equal to 1, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी के अंदर आ रहा है। therefore rank is equal to Z is equal to 1 plus 1 that is equal to 2। रैंक कितनी आ गई इसकी? 2। बॉडी सेंटर का 8 कॉर्नर पे से जो 1/8 पार्ट आएगा वो मिला के 1 होगा, और एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे बैठा हुआ है, तो 1 + 1 टोटल रैंक कितनी आ गई इसकी? 2। रखते हैं इसको साइड में। अब बात करते हैं इसके रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन A एंड R। क्लियर है? रिलेशन बिटवीन A एंड R। तो उसके लिए किताब में एक डायग्राम दिया हुआ है, वो वाला बनाएंगे। ध्यान देना है आप सब लोग। बेसिकली होता क्या है, ध्यान देना यहाँ पे। ये मेरा फेस है आगे वाला, ठीक है, और इसके बाद में किताब में जो दिया उसे समझ में आएगा। ध्यान देना इस वाले डायग्राम से। ये मेरा आगे वाला फेस है, ठीक है। एक मेरा इस सेंटर पे रखा हुआ एटम, एक मेरा बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है, और एक जो पीछे की ओर है, पीछे की ओर वाला फेस एक वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है और एक पीछे की ओर रखा हुआ है। इट्स लाइक ऐसे,
ये मेरा बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है, एक ये वाला, और एक ये पीछे की साइड में रखा हुआ है। क्लियर है? ऐसा मान लो कि देखो यहाँ पे रखूंगा, इस कॉर्नर पे, बीच में रखूंगा और यहाँ पे रखूंगा, तो ये बनेगा फेस सेंटर। क्या बनेगा? ये फेस का सेंटर। बॉडी का सेंटर मतलब तुम्हारे घर का सामने वाला ये वाला कोना और पीछे वाला वो नीचे वाला कोना। डायगोनल में जाओ, पीछे वाला इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, उस पर जाओ तो बीच में एक ये आएगा, स्फेयर आएगा, एक इधर आएगा और एक कॉर्नर पे आएगा। तो ये जो डायगोनल बन रही है ये, क्लियर है? तो अब देखो ये चीज, ये डायगोनल कुछ ऐसे बनेगी, आगे से जाएगी पीछे की ओर। आगे से कहां की ओर जा रही है? पीछे की ओर। ठीक है? ये परपेंडिकुलर, ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है ऐसे, इसके साथ में यहाँ बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। भाई ये डायगोनल है जो तुम्हारी ये जा रही है, और जो तुम्हारी नीचे देखो ऐसे, घर का ये कोना है, इससे पीछे की ओर जाओ, और जो घर के फर्श की जो डायगोनल बन रही है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्लियर है? इट्स लाइक कि ये जो है ये वाला पॉइंट पकड़ा मैंने, ठीक है, यहां पे गए, यहां पे, और ये ऐसे, और ये दोनों यहाँ पे कितना बना रहे हैं? ये दोनों मिलके बनाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री। दोनों में बना देता हूँ, ये गई, ये गई। इट्स लाइक ठीक है, ये दोनों यहाँ मिलके बनाएंगे 90 डिग्री। और ये जो है ये लेंथ इनके साथ में मिलके 90 डिग्री बना रही है। इसका हाइपोटेनियस ये है और इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस ये। इसको मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी। क्लियर है? अब ये जो लेंथ है ये ए के बराबर है, ये जो लेंथ है ये ए के बराबर है, ये जो लेंथ है ये भी ए के बराबर है। तो रुक जाओ, दोबारा ढंग से बनाता हूँ मैं, ध्यान देना आता है, पता लगना चाहिए कि सेम ही है। लेट सपोज ये लेंथ बनाई पहले मैंने, ये रही, फिर मैंने ये वाली लेंथ बनाई, इनकी डायगोनल, ठीक है, ये वाली लेंथ, और ये इनके साथ में ऐसे। ठीक है? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये लेंथ ए के बराबर है, ये लेंथ ए के बराबर है, एंड ये लेंथ ए के बराबर है। ये तीनों एच लेंथ है, ए और ए। क्लियर है? चलो, इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया सी, और इसको नाम दिया डी। ठीक है? तो पहले ट्राइंगल कौन सा देखो? बी सी डी। ट्राइंगल देखा बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर निकालना है, तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। देयरफॉर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू √2a। मतलब इस लेंथ की वैल्यू आ गई √2a। अब इसकी AD की वैल्यू निकाल देते हैं। चलो फिर, तो इन ट्राइंगल ABD, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर, प्लस BD का स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD की वैल्यू आ गई, AD इज इक्वल टू √3a। मतलब ये आंसर आ गया √3a के बराबर। लेकिन इस पे तो 3 एटम्स बैठे हैं। कौन कौन से? एक एटम का सेंटर यहाँ पे मैं बनाता हूँ, एक एटम का सेंटर ये बैठा हुआ, एक पूरा का पूरा एटम है, और एक ऐसे बैठा हुआ है। मतलब टोटल 1 रेडियस, 2 रेडियस और 4। देखो 2 रेडियस इसके आएंगे, एक इसका आएगा 3, एक इसका 4 रेडियस। AD की वैल्यू किसके बराबर है? AD की वैल्यू बराबर है 4r के। Therefore 4r is equal to √3a. Therefore r is equal to √3/4a, और you can say a is equal to 4r/√3। ये आ गए तुम्हारे 2 रिलेशन। एक ही रिलेशन है
उसके बस ऊपर नीचे कर दो, एक ही बात होती है। क्लियर है? देखेंगे इसको, जल्दी से लिखेंगे इसको। आगे की बात करते हैं। आगे इसका पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं, ध्यान देना आप सब लोग। पैकिंग एफिशिएंसी बोल लो तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ध्यान देना, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। और हम जानते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना होगा भाई? तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, टोटल कितने रैंक है 2, तो 2 पूरी की पूरी बॉल्स आएंगे अंदर, मतलब एटम्स आएंगे। एक का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मतलब ए क्यूब, तो ए क्यूब इनटू 100, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब। तो इसका क्यूब कर दो भाई। आर की वैल्यू कितनी है, आर इज इक्वल टू √3a/4, तो √3 का क्यूब 3√3, ए का 4 का क्यूब 64 इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, 4 16 जा, 2 8 जा, 2 11 जा, 2 4 जा, 3 से 3 कट गया। इन सब को सॉल्व करके लेके आओगे तो जो वैल्यू आती है दैट इज 68% के लगभग। क्लियर है? किताब में डायरेक्टली दी हुई है 68%। क्लियर है चीज? ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी से, जिसको लिखना है लिख लो जल्दी से। चलो भाई आगे देख, ध्यान देना भी यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कि भाई किस सेल का क्या रैंक होता है, क्या ए और आर का रिलेशन होता है, एंड कितनी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब समझना इस चीज को। इसको ना ऐसे कर लो, एक काम करो, ये बना के लिख लो फॉर्मूला। सबसे पहले प्राइमरी सेल, ठीक है, प्राइमरी जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल को कई बार क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। तो ए इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू a/2। क्लियर है? और 52.4%। और या फिर छोड़ो, ये तो छोड़ो, रैंक याद रखो, रैंक यहां पर लिखो रैंक और यहां पर लिखो रिलेशन। ठीक है, तो रैंक क्या थी भाई इसकी, रैंक क्या थी इसकी 1, कि आठों कॉर्नर पे एक एक एटम था। ठीक है, इसके बाद में आता है फेस सेंटर, FCC, फेस सेंटर। तो R इज इक्वल टू a/2√2 और उसकी रैंक कितनी थी 4। फिर आता है BCC, बॉडी सेंटर, R इज इक्वल टू √3a/4, रैंक कितनी थी उसकी 2। क्लियर है? ये एज इट इज याद करके रखना है क्योंकि पेपर में यही सबसे ज्यादा आएंगे। पहला सिंपल क्यूबिक सेल के लिए R इक्वल टू a/2, FCC के लिए R इक्वल टू a/2√2 और BCC के लिए R इक्वल टू √3a/4। लिख लो जिसको लिखना है, टेबल्स ही बना लो एक। मेजॉरिटी टाइम जो पेपर में न्यूमेरिकल आता है जिसके ऊपर थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, पहले उसकी बात करता हूं मैं, सुनना है यहाँ पे। तो है वो क्या, डेंसिटी D इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक रिलेशन है क्या, D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन a³ इंटू NA। क्लियर है? ये फॉर्मूला है कि डेंसिटी कितनी होगी हमारी यूनिट सेल की। क्लियर है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला रैंक इंटू मोलर मास अपॉन a³ इंटू NA। अब ये पहले देखते हैं फॉर्मूला आया कहाँ से, पहले इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मोलर मास का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दें यहाँ पे, जब मैं बोलता हूँ मोलर मास, ठीक है, तो मोलर मास का मीनिंग क्या होता है, मोलर का मास का मीनिंग होता है मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स मीन्स जब तुम बोलते हो H2O का मास होता है 18 ग्राम, तो नीचे लिखा जाता है 18 ग्राम पर मोल।
एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है वो, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। मतलब कितने, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है 18 ग्राम। जब तुम बोलते हो सोडियम एटम NaC या NaCl ले लो, NaCl का मास होता है 58.5 ग्राम्स, तो यहाँ पे 58.5 ग्राम पर मोल लिखते हो। मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl मिलाकर के बनता है 58.5 ग्राम। एंड इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो मतलब मोलर मास जो M होता है, कैपिटल M से डिनोट करते हैं किसी का भी मोलर मास। तो एक मोलर मास के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एक मोलर मास के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे किसी ने बोला CaCO3, मैं जानता हूँ इसका मोलर मास होता है 100, तो भाई कितना एवोगैड्रोस नंबर Na मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू M ग्राम्स। मतलब एक मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना ग्राम, जो भी इसका मोलर मास है कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। क्लियर है चीज, तो ये होता है। अब आगे की बात करता हूँ मैं, मेरे को निकालनी है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी याद रखो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये मैंने मोलर मास समझा दिया। चलो आ जाए यहाँ पे, अब समझना आता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है भाई। लेट सपोज एक यूनिट सेल है, ये रहा मेरा यूनिट सेल। ठीक है, इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, A क्यूब। टोटल वॉल्यूम हो गया इसका A क्यूब। बट इसके अंदर मास कितना है, मास तो एटम्स का होगा ना, क्यूब तो खाली है बिल्कुल। इसके अंदर जो एटम्स बैठे हुए हैं, कहीं पे भी बैठे हो सकते हैं, उनका होगा ना मास तो। ठीक है, लेट सपोज इसकी रैंक है Z रैंक का मतलब क्या कि इसके अंदर कितने एटम्स है, इसके अंदर Z एटम्स है। अगर सिंपल क्यूबिक सेल हुआ तो एक एटम होगा, क्योंकि आठों कॉर्नर का मिला के एक ही बन रहा है। फेस सेंटर्ड हुआ तो 2 होगा, बॉडी सेंटर्ड हुआ तो 4 होगा। मतलब Z बोल देता हूँ उसके लिए। तो Z एटम्स का मास कितना है, तो ध्यान देना यहाँ पे। तो भाई हम जानते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में जो मास होता है दैट इज कैपिटल M। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स में जो मास होता है दैट इज इक्वल टू मोलर मास। तो Z के अंदर कितना मास होगा, क्लियर है, Z एटम्स के अंदर कितना मास होगा, स्मॉल m मान लेते हैं। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर मोलर मास होता है। तो Z नंबर ऑफ एटम्स के अंदर कितना होगा, Na मतलब 6.02 10⁻23 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स के अंदर मोलर मास होता है, जो कि किसी का 18 है, किसी का 100 है, किसी का कितना है, सबका अलग अलग है। तो बताओ Z एटम्स के अंदर कितना मास होगा, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वेरिएशन है ना, तो n की वैल्यू आ जाएगी दैट इज Z इंटू M डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो डेंसिटी D इज इक्वल टू मास की वैल्यू ये रही, Z इंटू M अपॉन A क्यूब, और वॉल्यूम Z इंटू M अपॉन Na डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब A क्यूब। देखो मास की वैल्यू ये रही, उठा के पुट कर दी, अपॉन कर दिया वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। समझा क्या सबको ये चीज, समझा फॉर्मूला कैसा है। अब आगे की बात करता हूँ एक चीज, अब सुनना आता है। जनरली ये जो A दिया होता है, वो दिया होता है किसमें, पिकोमीटर, मीटर, ऐसे दिया होता है। ठीक है, जनरली ये जो A दिया होता है, A इज इन पिकोमीटर। जनरली A होता है पिकोमीटर में, और जो डेंसिटी होती है वो होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो इसका जो डायमेंशन है लेंथ का वो सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डायमेंशन है पिकोमीटर। तो हमको करना क्या होता है, हमको इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करना होता है, सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू Z को ऐसे ही रहने दो, Z तो नंबर है, M ग्राम में आएगा। ठीक है, ग्राम पर मोल में आएगा। A क्यूब को पिकोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आएगा A इंटू 10⁻10 का क्यूब आएगा। हम लोग पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, 10⁻10।
छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो देखो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, और 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -12 मीटर। तो अंतर कितने का आ गया? 10 का आ गया। मतलब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है 10 की पावर 10 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इसका उल्टा हो जाएगा, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर इनटू NA। क्लियर है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू NA इंटू 10 की पावर -30। ठीक है, अब ये जो डेंसिटी का आंसर आएगा वो किस में आएगा? किस में आएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और एक की वैल्यू किस में दी होगी? पिकोमीटर में, और डेंसिटी की वैल्यू किस में आएगी? डायरेक्टली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे याद कर लो इसको कि भाई जब भी क्वेश्चन में ए पिकोमीटर में हो, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में हो, तो तुम लोग को क्या लगाना? D इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू NA इंटू 10 की पावर -30 और उठा करके सॉल्व कर देना है। क्लियर है? देख लेंगे इसको जल्दी से। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अगर हम लोग को A की वैल्यू दी हुई एंगस्ट्रॉम में, A की वैल्यू दी हुई A इज इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और डेंसिटी पूछा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो क्या होगा? तो देखो D इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन A इंटू एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। तो इन दोनों में अंतर कितने का? सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम में 8 का अंतर आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁸ और यहाँ पे आ जाएगा NA और इसका क्यूब। तो D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू NA इंटू 10 की पावर -24। मीन्स ये हो गया कि जब तुम्हारी A की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी होगी और डेंसिटी चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो डायरेक्टली उठा करके ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर तुमको चाहिए डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और A की वैल्यू दी हुई है पिकोमीटर में, तो डायरेक्टली उठा के ये फॉर्मूला, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है फिर। क्लियर है चीज? चलो अगले टॉपिक की बात करता हूँ मैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब आगे आता है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई यूनिट सेल क्या होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ लिए। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ लिया सबका A का और R का रिलेशन। अब मैं आगे की बात करता हूँ, पैकिंग ऑफ जो ये अपने यूनिट्स है, ये जो एटम्स है, इनर यूनिट्स है, ठीक है। पेपर के अंदर कभी नहीं आता, ये पेपर के अंदर कभी भी नहीं आता पैकिंग ऑफ, कि पैकिंग इन लाइन, पैकिंग इन 2D, पैकिंग इन 3D, कभी भी नहीं आता पेपर के अंदर। अगर करना है तो एक बार रीड कर लेना, डाउट आएगा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा क्या है कि जब एटम्स को पैक करते हैं तो वहां पे होता क्या है कि दो टाइप के वॉइड्स बनते हैं। वॉइड का मतलब होता है स्पेस। तो लेट सपोज एक वॉइड मेरा ये रहा, जब मेरे एटम्स को हम लोग पैक करते हैं तो ये जो स्पेस बनती है ना, इसको बोलते हैं वॉइड, ठीक है। तो ये मेरी वॉइड है, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब इसको कितने एटम्स शेयर करते हैं, तो आंसर है 4। कहते हैं एटम 4। एग्जैक्टली कितने एटम टच करेंगे इसको, तो देखो 3 तो आजू बाजू बैठे हुए हैं इसके, और चौथा एटम मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ ना। जब चौथा एटम इसके ऊपर रख दूंगा वो भी इस वॉइड को टच करेगा। वॉइड मतलब स्पेस, एंड ये जो ऐसी स्पेस जो बनी है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? तो इसको कितने एटम शेयर करेंगे? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 4। क्लियर है? अच्छा जी, अगर ऐसी स्पेस बन जाए, मान लो मैंने एक ये बनाता हूं, ठीक है, और इसके ऊपर हमने ऐसा बनाया, एक और लेयर इसके ऊपर बिछा दी ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्पेस बन रहा है ना, ये वाला ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इट्स लाइक एक लेयर पहले बिछाई हमने, उसके ऊपर दूसरी लेयर बिछा दी, तो ये जो स्पेस बनता है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। भाई 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले, उन 3 के बीच में वो स्पेस ट्रैप हो रखी है। 3 ऊपर, 1 2 3, नीचे वाले 1 2 3,
उनके बीच में ये चीज ट्रैप हो रखी है। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। क्लियर है? अब पेपर के अंदर आता क्या है? तो भाई पेपर के अंदर आता है कि किसी सेल के लिए इनकी पहले तो बात यह है कि अगर एक का कोऑर्डिनेशन कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, पहला तो क्वेश्चन आएगा ये। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इनकी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, पोजीशन क्या होती है। तो आ जाओ उनको समझते हैं। तो समझे, टेट्राहेड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6। ये चीज सबसे पहले याद रखनी है। दूसरी चीज जो याद रखनी है, नंबर ऑफ इफ रैंक of a unit cell if rank of a unit cell is equal to z। ठीक है, रैंक z है या z की वैल्यू मान लो कितने के बराबर है, n के बराबर है। रैंक की वैल्यू जो z है, z इक्वल टू n के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इज इक्वल टू n। कितने एटम्स है? n है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स is equal to 2n and number of octahedral voids that is equal to n। क्लियर है? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 2n के बराबर होगी, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल की वॉइड की वैल्यू n के बराबर होगी। क्लियर है? लिख के रखेंगे इस चीज को। इफ रैंक ऑफ अ यूनिट सेल इज n, then number of tetrahedral void equal to 2n, number of octahedral void is equal to n। क्लियर है? अब एक चीज समझना, पेपर के अंदर एक टॉपिक है तुम्हारा, मैं बताता हूं, अलग से दिया हुआ है टॉपिक, लोकेटिंग द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेट करना है। लिखो एक बार 2 मिनट। हाँ भाई, तो अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है कि लोकेटिंग द टेट्राहेड्रल एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, तो समझना है यहाँ पे। लेट सपोज हमारा एक सिंपल क्यूबिक सेल लिया हुआ है, एग्जांपल में क्या लिया हुआ है? सिंपल क्यूबिक सेल। तो इतना याद रखो, सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर ऐसा होता है कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे वहां पे, octahedral voids are present, octahedral voids are present at the edge। octahedral voids are present at the edge। लिखो वहां पे at each edge लिखो, at किताब में ऐसे लिखा हुआ each edge। octahedral voids are present at each edge। ठीक है, and one octahedral void is present at and one octahedral void is present at body center। क्लियर है? तो टोटल जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है मेरे पास में, एक प्रेजेंट हर एक एज पे प्रेजेंट होता है, और कहां पे प्रेजेंट होते हैं? एट द बॉडी सेंटर। इसका मीनिंग ये है कि लेट सपोज ये मैंने बनाया है, ठीक है, तो एक एज पे प्रेजेंट है। एज पे मतलब ये जो स्पेसेस जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, जो स्पेसेस है, हर एक स्पेस यहाँ पे, हर एक एज के ऊपर एक। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? जो हर एक एज पे, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है 1 2 3 4, मतलब हर एक एज पे एक। तो एज वाले का मीनिंग है कि अंदर आ रहा है 1/4। कैसे? कुछ सोचो, ये दीवार है एक, मतलब कॉर्नर है ये कॉर्नर, इधर जो आगे एक यूनिट सेल आएगा वो, एक पीछे यूनिट सेल, एक बाजू वाला, एक उसके बाजू वाला। मीन्स तुम्हारे घर की ये जो, तुम्हारे रूम की ये जो वो है, क्या बोलते हैं, कॉर्नर है, तुम्हारा रूम, इसके ऊपर वाला रूम, इसके बाजू वाला और ऊपर के बाजू वाला रूम, सबको मिलाकर के वो 4 से शेयर होगा। हाँ कि ना? तो सिंपल सी बात है, अंदर कितना पार्ट आ पाएगा? 1/4 पार्ट आ पाएगा अंदर। हाँ कि ना? तो इसकी वजह से कितना पार्ट आया है? 1/4। एंड टोटल कितने कॉर्नर है भाई? 12 कॉर्नर है।
तो टोटल कितना आ गया अंदर, 3 आ गया, और एक बॉडी के सेंटर पे तो 1, तो टोटल हो गया हमारे पास में 4 ऑक्टाहेड्रल बॉडी। क्लियर है, क्लियर है। तो 4 हो गया हमारे ऑक्टाहेड्रल, किसके लिए, एफसीसी के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए। किताब के अंदर हमको फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का बता रखा है, तो टोटल अगर है हमारे पास में, बाकी फेसेस पे बैठे हैं, ये मैंने जो लोकेशन बताई है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट ईच एज, तो पहले तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है हर एक एज पे, ठीक है। एज कितनों से शेयर होती है, 4 से, तो अंदर कितना पार्ट आएगा, 1/4 पार्ट आएगा, इंटू 12 करूंगा तो कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। एंड 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर पे, तो टोटल 3 और प्लस 1, टोटल मिला के ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हुए, 3 + 1 = 4। पेपर में प्रूफ करने को नहीं आता, पेपर में एमसीक्यू में शायद लोकेशन पूछ सकते हैं या फिर टोटल पूछ सकते हैं कि एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4, कॉर्नर्स पे कितने होते हैं, एजेस पे कितने होते हैं, 3, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर कितना होता है, 1। इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू, तो टेट्राहेड्रल वॉइड पहले प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स are present 2 at every body diagonal, are present 2 at, या ऐसे लिख सकते हो 2 tetrahedral voids are present at every body diagonal at 1/4 distance from vertices, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास में क्यूब है, ध्यान देना यहाँ पे, लेट सपोज अगर ये मेरे पास में क्यूब है यहाँ पे, जैसे कि ये क्यूब है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से, और यहाँ तक आऊँ, तो ये बॉडी डायगोनल बनेगी। बॉडी डायगोनल कैसे बनती है, देखो जो तुमने ऐसे खींची है फेस डायगोनल है, जैसे ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फेस डायगोनल है। लेकिन अगर मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करूँ और अगर क्यूब के आगे के नीचे वाले कॉर्नर पे लेके जाऊं, तो दिस इज बॉडी डायगोनल। इसके 1/4 डिस्टेंस पे एक आएगी और नीचे से 1/4 डिस्टेंस पे एक, मतलब 2 आएंगे एक के ऊपर। बॉडी डायगोनल गिनो कितने होते हैं, एक इधर से लेके इधर तक, एक इधर से लेके इधर तक, 2, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे, अगर ये क्यूब है मेरे पास में, देखो ये क्यूब है मेरे पास में, तो इसके कितने बॉडी डायगोनल होंगे, तो एक पीछे वाले फेस से लेकर के आगे वाले फेस तक एक, और एक जो इधर का नीचे वाला फेस होगा, ये नीचे वाला फेस से लेकर के आगे वाले फेस तक 2, इससे लेकर के आगे वाले फेस तक 3, आगे वाले फेस से लेकर पीछे वाले तक 4, टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। हर एक के ऊपर 2-2 बैठे हुए हैं, कितने, 1/4 डिस्टेंस पे अंदर की ओर। तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, तो आंसर है टोटल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 8। तो टोटल 8 + 4 कितने हो गए, 12। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वॉइड 12 हो गए, 4 होंगे हमारे ऑक्टाहेड्रल एंड 8 होंगे हमारे टेट्राहेड्रल। फॉर्मूला भी जो यही बोलता था। अगर किसी का रैंक Z है, जिसको हमने N बोला, मतलब FCC है, FCC का रैंक मतलब 4, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके बराबर होंगे 4, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होंगे 8, और 8 + 4 टोटल वर्ड्स कितने होंगे हमारे पास में, 12। टेट्राहेड्रल वर्ड की लोकेशन होगी 1/4 फ्रॉम द बॉडी डायगोनल, ऑक्टाहेड्रल वर्ड की लोकेशन होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब सॉरी एट ईच एज ऑफ द यूनिट सेल एंड एक बॉडी सेंटर के ऊपर। क्लियर है, देखेंगे इसको जल्दी से। तो ये थे हमारे अभी के टॉपिक, ठीक है। एक काम करते हैं, इतना करते हैं इस वाले पार्ट में, अगली बार में जब मिलेंगे तब करेंगे क्या बोलते हैं इसके जो स्टोशियोमेट्रिक नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस, ठीक है। इतना करते हैं आज के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।